A very good morning to all the students. So today we are going to do your question answers of chapter number 17, garbage in and garbage out. आप लोगों ने जो भी एक्सरसाइज मैंने करवाई थी वो एक्सरसाइज आप लोगों ने अपनी नोटबुक में कर ली होगी क्लीन हैंड राइटिंग में, ठीक है। उसको प्रॉपरली अपनी नोटबुक में करिएगा। जो भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको फॉलो करिए और अच्छी राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखिए। तो अब हम शुरू करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है आपके 30 वर्ड्स की। तो उसमें आपका पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट है हमारा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। तो आपको आंसर में लिखना है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट is the waste which can be broken down by microbes like bacteria and fungi into simpler compounds। तो हमने पढ़ा है चैप्टर में, हमने ये पढ़ा भी है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, जो नेचर में ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं। किसकी हेल्प से? जो भी बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं नेचर में, जो भी बैक्टीरिया और फंगाई वगैरह होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सपोज़ हम किसी वेस्ट को कहीं भी ऐसे, हमने पढ़ा है चैप्टर में कि लैंडफिल्स वगैरह में डाल देते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर ये नेचर के जो बैक्टीरिया जो वहाँ पर पनप जाते हैं वो उसको सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक कर देते हैं। मतलब कोई भी अगर आप कॉम्प्लेक्स मटीरियल है उसको अगर आप कहीं भी कूड़े में डालते हैं तो वो क्या होगा, छोटे छोटे कंपाउंड्स में डिकम्पोज हो जाएगा, सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा। तो इस तरीके के सब्सटेंस जो सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं उसको बोलते हैं हम बायोडिग्रेडेबल। ये नेचर के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है। ये नेचर को कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं। हमारे सॉइल को भी कोई हार्म नहीं पहुंचाते, ना ह्यूमंस को ना एनिमल्स को, कुछ भी नहीं। ये सिंपल नेचर फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें लिखोगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ द वेस्ट विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई इनटू सिंपलर कंपाउंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा है उन्होंने नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या आते हैं? जो नेचर में ईजिली ब्रेक हो जाते हैं। अब यहाँ पर नॉन लगा हुआ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसे कंपाउंड्स जो नेचर में जो प्रेजेंट है हमारे बैक्टीरिया और फंगाई उनसे ब्रेक नहीं होते हैं और नेचर के लिए कैसे होते हैं? हार्मफुल होते हैं। तो द वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय डिकम्पोजर्स आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो वो वेस्ट जो डिकम्पोजर्स कौन से हैं? हमारे बैक्टीरिया या फंगाई जिनसे ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्लास्टिक। प्लास्टिक को आप सॉइल में ऐसे ही डाल देंगे तो क्या प्लास्टिक सॉइल में डिकम्पोज हो जाती है? नहीं। आप उसको सालों के बाद भी निकालोगे तो प्लास्टिक एज इट इज़ ही सॉइल में आपको मिलेगी। तो प्लास्टिक कैसी है? नेचर के लिए फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल भी, और ये क्या कर रही है? हमारे नेचर को हार्म पहुंचा रही है, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में ये डिफरेंस होता है। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे द ब्लैक कलर्ड सॉइल लाइक मैटर फॉर्म्ड फ्रॉम द कंप्लीट रॉटिंग ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड कंपोस्ट। अब देखो वेस्ट को हम क्या करते हैं? वेस्ट को हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस कन्वर्जन प्रोसेस में जो भी हमारा एंड प्रोडक्ट आता है उसको बोलते हैं हम कंपोस्ट। तो द ब्लैक कलर्ड सॉइल लाइक मैटर फॉर्म फ्रॉम द कंप्लीट रॉटिंग ऑफ वेस्ट। तो अभी हमने बायोडिग्रेडेबल में पढ़ा है कि जो वेस्ट है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर कौन एक्ट करता है? बैक्टीरिया और फंगाई। उसको सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक करते हैं। यही सिंपलर कंपाउंड हमारा क्या है? जब वो सॉइल के अंदर कंप्लीटली सॉइल की तरह मिक्स हो जाएगा, वो बिल्कुल सॉइल की तरह ही लगेगा, ठीक है। जब वो वेस्ट जो है हमारा वो क्या होगा? उसके ऊपर जो भी डिकम्पोजर हैं वो एक्ट करेंगे और हमारे वेस्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे? रॉट मतलब पूरी तरीके से सड़ा देना, पूरी तरीके से उसको गला देना, उसको छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक कर देना, ठीक है। तो वो क्या करते हैं?
कंप्लीट रॉटिंग, जब वो रॉट हो जाएगा पूरी तरीके से हमारा वेस्ट और वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम कंपोस्ट। ठीक है, अब है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय अर्थवॉर्म इन अ मिक्सचर ऑफ डिकम्पोजिंग फूड वेस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट में हम, वर्मी मीन्स वॉर्म्स, ठीक है, वर्मी का मतलब होता है वॉर्म्स। तो यहाँ पर हम अर्थ वॉर्म का यूज़ करते हैं। अर्थ वॉर्म को हम फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं, है ना, पढ़ा होगा आपने कि अर्थ वॉर्म को हम क्या बोलते हैं, फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉइल को और फर्टाइल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो वर्मी कंपोस्ट में क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर में जो हमारा फूड वेस्ट है, ठीक है, जब इस फूड वेस्ट को हम इकट्ठा कर देते हैं और उसमें हम अर्थवॉर्म डाल दें, तो अर्थवॉर्म उस फूड वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, वर्मी कंपोस्ट में, मतलब एक फर्टाइल सॉइल में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जो किसके लिए हेल्पफुल होता है, जो नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है। अगर हम यही वर्मी कंपोस्ट को किसी भी क्रॉप में डाल देंगे, कहीं किसी क्रॉप प्रोडक्शन में हम अगर डाल देंगे, कहीं किसी फसल में हम वर्मी कंपोस्ट को डालते हैं, तो क्या होता है, उस सॉइल की जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हम उसमें किसी भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसका कर रहे हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र, जो किसकी वजह से बना है, अर्थवॉर्म की वजह से, और उसको क्या बोलते हैं हम, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है बेटा, तो आप कंपोस्ट में ये लिखेंगे और वर्मी कंपोस्ट में ये लिखेंगे, बहुत ही क्लीन हैंड राइटिंग में, और मिस्टेक्स नहीं करनी है। जो स्पेलिंग आपको इसमें समझ में आ रही है, आप अपनी नोटबुक में सेम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीज़न, आपको यहाँ पर अब रीज़न देना है। वी शुड सेग्रीगेट द गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग इट। तो हमें गार्बेज को डिस्पोज करने से पहले अलग कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए अलग? बिकॉज it is important that all garbage generated is sorted and what can be reused or recycled should be separated out। देखो, जो भी गार्बेज है हमें उसको सेपरेट कर देना चाहिए फेंकने से पहले। ठीक है, क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप सपोज करो मिक्स करके कहीं फेंक रहे हो, तो कुछ ऐसे सामान है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, नेचर के लिए हार्मफुल नहीं पहुंचा सकते, तो वो भी आप वेस्ट में थ्रो कर दोगे। हमने अपने आसपास के एरियाज़ में देखा है कि कूड़ा पिक करने वाले आते हैं ना, रैक पिकर जिनको हम बोलते हैं, एक बड़ा सा थैला लेकर के आते हैं वो, और उसके अंदर प्लास्टिक की बोटल्स और ये गत्ते वगैरह ये सब छांट कर ले जाते हैं। क्यों? वो क्या कर रहे हैं, जो भी वेस्ट पड़ा हुआ है उसमें से उस सामान को अलग कर रहे हैं, जिसको आप रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। वो फर्दर जाके कबाड़ी वाला उसको बेच देते हैं, वो फिर उसको रिसाइकिलिंग प्रोसेस में डाल देते हैं। ठीक है, तो हमें इसलिए सेपरेट करना चाहिए कि हम जो भी गार्बेज हमारा निकला है उसमें से कोई जो भी आइटम है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं और रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको हमें पहले ही सेपरेट कर देना चाहिए। तो आप इसमें लिखोगे, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल गार्बेज जनरेटेड इज सॉर्टेड एंड वॉट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकिल्ड शुड बी सेपरेटेड आउट। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ प्लास्टिक शुड बी रिड्यूस्ड एज फार एज पॉसिबल। अब क्वेश्चन पूछा है कि जो प्लास्टिक का यूज़ है हमें रिड्यूस करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। क्यों करना चाहिए प्लास्टिक का यूज़ कम? क्योंकि अभी हमने पहले पढ़ा है कि प्लास्टिक कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नेचर में डिकम्पोज नहीं होगा, तो ये क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। तो हमें इस चीज़ का यूज़ कम करना पड़ेगा, हमें उस चीज़ का यूज़ कम करना चाहिए जो हमारे नेचर को हार्म पहुंचाए। ठीक है, तो आप इसमें आंसर लिखोगे, बिकॉज प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड क्रिएट्स अ मेजर प्रॉब्लम फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट को क्यों हार्म पहुंचाएगा प्लास्टिक? सपोज करो कहीं आपने सॉइल में प्लास्टिक फेंक दिया, तो क्या होगा, जो भी उस सॉइल के न्यूट्रिशन होंगे वो प्लांट तक नहीं पहुंचेंगे,
है ना, न्यूट्रिशन भी रुक जाएंगे। और सपोज करो किसी लेयर में यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्लास्टिक है, तो रेन के थ्रू वाटर यहाँ गिरेगा, तो वाटर क्या सॉइल की लेयर्स के नीचे नीचे जाता है और नीचे क्या अंडरग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर पॉलीथिन्स रहेंगी तो क्या होगा, वाटर हमारा क्या करेगा, नीचे नहीं जा पाएगा, है ना। उससे क्या होगा, जो अंडर वाटर लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो ये भाई हमारे एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सेकेंडली, किसी कूड़े कचरे में हमने देखा है बहुत सारे जानवर घूमते हैं, जैसे गाय हैं, कुत्ते हैं, ये सब कूड़े में अपना खाना ढूंढते हैं। अगर सपोज करो कूड़े में उन्होंने गलती से पॉलीथीन खा ली, प्लास्टिक खा लिया, तो क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो वो भी क्या है, एक मेजर प्रॉब्लम है। और मेजर प्रॉब्लम तो यही है कि प्लास्टिक क्या है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है नेचर में। तो ये आप इसमें आंसर लिखोगे, बिकॉज प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड क्रिएट्स अ मेजर प्रॉब्लम फॉर एनवायरनमेंट। तो इसीलिए हमें प्लास्टिक का जो यूज़ है वो क्या करना चाहिए, वो कम से कम यूज़ करना चाहिए। हमें प्लास्टिक का वैसे तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट्स हैं उसने भी बहुत सारे रूल्स निकाले हैं कि आपको प्लास्टिक पे बैन लगनी चाहिए। क्योंकि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम अपने घरों में लाते हैं वो किस में लाते हैं, पॉली बैग्स में लाते हैं। तो हमें खुद भी इस चीज़ को रिड्यूस करना चाहिए और एनवायरनमेंट भी इस चीज़ को, सबको, जो हमारे आस पड़ोस में सबको बताना चाहिए कि हमें पॉलीथीन का यूज़ कम करना चाहिए। जो हमारे घर में क्लॉथ बैग्स रहते हैं, जूट के बैग्स रहते हैं, हमें वो लेकर के मार्केट जाने चाहिए और प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप इसमें ये आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका, एवरी बिग बिल्डिंग शुड हैव अ कंपोस्ट पिट और अ बायोगैस प्लांट। तो बड़ी बिल्डिंग में जो होती हैं उनमें कंपोस्ट पिट होना चाहिए और एक बायोगैस प्लांट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो बड़ी बिल्डिंग है, लोग ज़्यादा रहेंगे, वेस्ट ज़्यादा होगा। अब उस वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए भी जगह चाहिए, है ना। अब कंपोस्ट पिट और बायोगैस प्लांट में क्या होता है कि जो वेस्ट होता है उससे हम क्या निकालते हैं, फ्यूल निकालते हैं, जो किस में यूज़ होता है, किचन्स वगैरह में जो गैस होती है उसमें हम उसको यूज़ करते हैं। सो इसमें आप लिखेंगे सो एज टू मैनेज द वेस्ट प्रोड्यूस। तो हमें कंपोस्ट पिट और बायोगैस प्लांट इसलिए बनवाने चाहिए जिससे कि जो वेस्ट वहाँ पर बन रहा है वो मैनेज हो सके, उसका ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज ना हो, कहीं इधर उधर ना बहले और एनवायरनमेंट में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े उस चीज़ का, लोगों पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो जो भी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके आसपास कंपोस्ट पिट या फिर बायोगैस प्लांट होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप इसमें लिखोगे सो एज टू मैनेज द वेस्ट प्रोड्यूस। नेक्स्ट आपका, हॉस्पिटल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड फॉर डिस्पोजल। तो हॉस्पिटल का जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोजल से पहले हमें ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट मतलब जो भी हम हॉस्पिटल का वेस्ट होता है उसमें हमें पता है क्या होता है, ठीक है। जो पेशेंट्स रहते हैं उनके थ्रू आउट्स होते हैं और डिसीज़ वाली चीज़ें होती हैं, तो उन्हें हमें पहले ट्रीट करना चाहिए, उसके बाद डिस्पोज करना चाहिए। क्योंकि सपोज़ कोई ऐसी चीज़ें थ्रू आउट होती हैं तो उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिसीज़ वाली चीज़ें इधर उधर एनवायरनमेंट में जाएंगी, वो क्या होंगी, इधर से उधर कैरी आउट होंगी। बिकॉज दे में इंक्लूड डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर हार्मफुल। तो हॉस्पिटल की जो चीज़ें होती हैं हमें उन्हें पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करना चाहिए, क्योंकि वो कैसी होती है, हार्मफुल इन नेचर होती हैं। तो आप इसमें लिखोगे बिकॉज दे में इंक्लूड डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर हार्मफुल। ठीक है, आप इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में करेंगे। क्लीन हैंड राइटिंग में सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लिखेंगे।